नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, उससे संबंधित जो भी डिटेलिंग होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। इसके लिए कुछ व्यस्तता थी, इसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आज से मैं आपको फिर से रेगुलर मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँगा वीडियो। तो मैं जैसा कि बताना चाहूँगा कि इसके साथ ही हमारा जो यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र संबंधित है, उससे संबंधित भी अगर आपको कोई मटेरियल की अगर आवश्यकता होगी तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपको दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, उससे संबंधित जो भी आपको लिटरेचर होती है और जो मॉर्निंग में क्लास चली रहती है गूगल मीट पे, उसी से हम रिलेटेड करके क्वेश्चंस कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल आपको फ्री। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे, आज मॉर्निंग में हम लोगों ने यूनिट 4 हम लोगों ने पढ़ा था, बट मैं आपको यूनिट 3 से कुछ ग्लोबलाइजेशन संबंधित कुछ मैं आपको क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए हम देखते हैं उस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है, शोरोकिन के अनुसार, ध्यान रखिएगा ये सोशल चेंज के ही क्वेश्चंस है। सोरोकिन के अनुसार समाज में परिवर्तन के लिए संस्कृतियों में से किसका योगदान है। जैसा कि आपको पता है कि समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत को अगर देखा जाएगा, समाज में परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक कारकों को अगर किसी ने माना है महत्वपूर्ण कारक, तो वो किसने माना है, सोरोकिन ने माना है। ये आपका कंप्लीट है, क्लियर। इसके साथ ही सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, इनकी एक बुक थी, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। ओके, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, जिसके अंतर्गत इन्होंने समाज में होने वाली संस्कृतियों के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको समझाया बेहतर तरीके से। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चक्रण के रूप में सोरोकिन ने घड़ी के पेंडुलम की तरीके से संस्कृतियों को भी बताया, समाज में किस प्रकार संस्कृति का एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में परिवर्तन होता है और स्टेज में परिवर्तन होता है, सॉरी, संस्कृतियों के। और इन्होंने इसके आधार पर 3 प्रकार की संस्कृतियां बताई। 3 प्रकार की संस्कृतियां कौन कौन सी। पहली संस्कृति इनकी थी चेतनात्मक संस्कृति, दूसरी संस्कृति थी विचारात्मक संस्कृति और तीसरी संस्कृति थी आदर्शात्मक संस्कृति, आइडियलेशन, आइडियलिस्टिक एंड इसके साथ ही आपका इसमें जो एक स्पिरिचुअल थी वो। ओके, तो ये आपको इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कल्चर रिलेटेड टू चेंज इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में जो भी चेंज होती है उसके लिए जो जिम्मेदार संस्कृतियां हैं वो 3 संस्कृतियां हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है चेतनात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में खाद्य पदार्थों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज में खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों को की तुलना में जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या वृद्धि को खाद्य पदार्थों से संबंधित करके या तुलनात्मक रूप से संबंधित करके किसने व्याख्या किया है। तो सैंडलर महोदय ने, माल्थस ने, टी.आर. माल्थस, ठीक है, ये इसमें हाउस बेबलर। तो आपको बताना चाहूंगा इन्होंने प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, इन्होंने भी प्रौद्योगिकी के संबंध में दिया, लेकिन फिर भी इनको हम सांस्कृतिक संदर्भ में रख सकते हैं। इसके साथ ही सैंडलर ने जनसंख्या को समझाने के लिए रहन सहन के स्तर को मुख्य कारक माना है। अभी मैं सैंडलर को बाद में समझाता हूं, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए आपको ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग हैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिद्धांत, ये जो परिभाषा है, परिभाषा ये जनसंख्या आधारित है, यानी जनसंख्या सांख्यिकी सिद्धांत से संबंधित ये सिद्धांत, ये स्टेटमेंट है। और इस सिद्धांत से जो संबंधित होने वाले, जो इस स्टेटमेंट से जो संबंधित होने वाले विचारक है
वो सैंडलर और माल्थस जी हैं। ओके, और ये दोनों सामाजिक परिवर्तन में, वो भी सोशल जो चेंज होती है उसके संबंध में ये है। अब यहाँ पर समाज में खाद्य पदार्थों की तुलना में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया ऐसे ही कि सैंडलर ने समाज में रहन सहन के स्तर को कारक माना है, या उसको ही आधार मानकर जनसंख्या को समझाया है। इनका ये मानना था, अब इनको हम समझा दें फिर मार्क्स को। इनका ये मानना था कि समाज में जैसे ही जिसका रहन सहन होता है, उसी के आधार पर उसकी जो जनसंख्या आधारित, जो संख्या आधारित लोगों की जो संख्या आधारित होती है, वो प्लानिंग होती है। जैसे समाज में कोई उत्कृष्ट वर्ग होगा तो वो अपने यहाँ जो परिवार के सदस्यों की जो संख्या होगी बहुत सीमित रखने का प्रयास करेगा। लेकिन वही जगह पे अगर कोई परिवार का कोई मेंबर क्या है, निम्न वर्गीय है, तो वो अपने परिवार में जो मेंबर्स की जो प्लानिंग करेगा वो उसके कंपेयर में अधिक होगा। ये तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने जनसंख्या को रहन सहन के स्तर के आधार पर समझने का प्रयास किया है। आपको सेंटेंस को समझने में भी आसानी होगी सैंडलर महोदय को समझने के लिए। ओके, सैंडलर महोदय ने भी जनसांख्यिकी सिद्धांत के अंतर्गत जनसंख्यिकी सिद्धांत से संबंधित है, और जनसंख्या संबंधी अध्ययन इन्होंने किया, और उसको किससे संबंधित किया? रहन सहन के स्तर से। अब यहाँ पर माल्थस जी आते हैं। माल्थस जी ने खाद्य पदार्थ के आधार पर जनसंख्या वृद्धि को तय किया। आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन करके समथिंग करके है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन करके है। ये क्वेश्चंस आपको देखा होगा कि इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि समाज में जो जनसंख्या वृद्धि है वो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रही है। कैसे? इन्होंने कहा कि जो अंकगणितीय परिवर्तन, अंकगणितीय जैसे 1 2 3 4 5, और दूसरा क्या होता है? ज्यामितीय परिवर्तन। तो ज्यामितीय परिवर्तन कैसे होता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 10 ऐसे। तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि को ज्यामितीय आधार पर वृद्धि बताया, और जो खाद्य आपूर्ति जो आपूर्ति है वो 1 2 3 करके अंकगणितीय आधार पर बताया। तो आप सोच सकते हो कि कोई चीज 1 2 3 4 करके बढ़ रही है, और कोई चीज 1 2 4 6 8 10 करके बढ़ रही है। इस प्रकार इस बढ़ोतरी को देखते हुए इन्होंने कहा कि 25 वर्षों में ये क्या हो जाती है, ये जो अंतर है ये 2 गुना हो जाता है अंतर। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने समझाने का प्रयास किया खाद्य पदार्थ को जनसंख्या की वृद्धि और कमी होने से। ओके, समझ में आ गया होगा। खाद्य पदार्थ संबंधित और जनसंख्या को खाद्य पदार्थ संबंधित करने कौन से हैं? माल्थस, टी.आर. माल्थस महोदय। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण की अवधारणा को निम्नलिखित अवधारणाओं में से किनके आधार पर परिभाषित किया जाता है? ध्यान सुनिएगा, वैश्वीकरण की अवधारणा को निम्नलिखित अवधारणाओं में से किनके आधार पर परिभाषित किया जा सकता है? उदारीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये सभी। आपको बताना चाहूंगा कि वैश्वीकरण में विश्व के जो एक ऐसी, वैश्वीकरण क्या होती है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के देश क्या होते हैं? एकजुट होते हैं, और वो एकजुटता चाहे वो सामाजिक आधार पर हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पर हो, चाहे इसके साथ ही वो राजनीतिक और आर्थिक के आधार पर एकजुटता हो। तो ये जुटता है परस्पर एकजुट होकर, और सामाजिक समस्याओं या जो भी समस्या होती है उस समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत संचार माध्यम उसमें मुख्य कारक है, जिसके माध्यम की वजह से वैश्वीकरण संभव हो पाया है। ओके, प्रक्रिया संभव पाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? उदारीकरण यस, निजीकरण, सांस्कृतिक संस्कृति का आदान प्रदान होता है यस। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण एक कथन है वैश्वीकरण के संबंध में। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए, आपको याद करना होगा डायरेक्टली, तो ये वॉलरस्टीन महोदय का है। वॉलरस्टीन की पुस्तक कौन थी? हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। इनकी महत्वपूर्ण बुक है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। देखिए, हिस्टोरिकल संबंधित है नहीं पूंजीवाद की बात। ओके, तो इससे आधार पर आप गेस कर सकते हो कि वैश्वीकरण को पूंजीवाद से संबंधित इन्होंने पुस्तक हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म में ये क्या किया? विस्तृत किया।
हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म में इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ 5 ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कल मैं एवरेज आपको बढ़ा दूंगा क्वेश्चन। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आपने वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो फर्स्ट पेपर का कम्युनिकेशन का पार्ट मैंने एक और बनाया है, उसे आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है 5 है, निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर वैश्वीकरण के सर्वाधिक विरोधाभासी पहलू की पहचान कीजिए। निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर सबसे विरोधाभासी पहलू की पहचान करें। पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता। बी ऑप्शन है असमानता, असमानता। सी ऑप्शन है अन्याय एवं असुरक्षा, असुरक्षा। और डी है सभी। देखिए, निम्नलिखित पहलुओं विरोधाभासी पहलुओं की पहचान करिए तो सामाजिक आर्थिक विषमता, असमानता, अन्याय एवं सुरक्षा, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। डी आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं। इसके साथ ही बेल आइकन भी पुश कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और सोशियोलॉजी के जूम ऐप पे जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, गूगल मीट पे, जूम ऐप इसके पहले चलती थी, अब गूगल मीट पे चल रही है, उसके संबंधित जो भी आपको डिटेलिंग होगा इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको उससे संबंधित डिटेलिंग मिल जाएगी। इसका न्यू बैच एक स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच।